21वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 18 सितंबर 1981 गुलाबी बाग दिल्ली। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय परिस्थितिवाद और हृदय परिवर्तन। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, हम ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के मध्य में जीते हैं। एक हमारा ज्ञात मन है और दूसरा हमारा अज्ञात मन है। कुछ जानते हैं और बहुत नहीं जानते। एक कहानी है, राजा था, बीमार हो गया। वैद्य बुलाए, चिकित्सा कराई, ठीक नहीं हुआ। एक वैद्य आया, उसने निदान किया, निदान सही हुआ, दवा दी, राजा स्वस्थ हो गया। एक पथ्य था, आम नहीं खाना है, और कहा वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी आपको कभी आम नहीं खाना है। जिस दिन आम खा लिया, बीमारी फिर प्रकट हो जाएगी। यदि स्वस्थ रहना है, बीमारी से बचना है, तो आम से बचना होगा। निर्देश देकर वैद्य चला गया। राजा बहुत स्वस्थ था। एक दिन अपने मंत्रियों, सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ राजा उद्यान यात्रा के लिए निकला। उद्यान में गया। आम का मौसम था। सारे वृक्ष आम से भरे हुए थे, लद रहे थे, झुक रहे थे, और वे पके आम, अच्छा रंग और बहुत मीठी मीठी सुगंध। राजा का मन ललचाया, आमों के नीचे जाऊं। तत्काल नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। एक और वह आकर्षण आ रहा है और एक और भीतर से कुछ निरोध आ रहा है। राजा हटकर चला। थोड़ी देर में फिर मन ललचाया और सोचा कि आमों के नीचे जाऊं, आम की छाया में जाकर बैठूं। मन हुआ दूसरा कि नहीं जाना चाहिए। केवल राजा का मन ही ऐसा नहीं हुआ, हर आदमी का मन ऐसा होता है। कौन व्यक्ति है जिसके मन में ये दो प्रकार की धाराएं न आती हो? एक मन कहता है कि खाऊं, दूसरा मन कहता है कि नहीं खाऊं। खाना है, नहीं खाना है। एक मन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बड़ा शांति का जीवन बिताना है। तो दूसरा मन कहता है क्यों नहीं, सामने वाला लड़ता है तो मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए, सामने वाला गाली देता है तो मुझे गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। ये कहाँ का तर्क, ये कहाँ का न्याय कि सामने वाला व्यक्ति तो जो चाहे सो करता चला जाए और मैं मौन रहूं। क्या मैं मोम का बना हुआ हूं? क्या मिट्टी का बना हुआ हूं? मिट्टी का तो नहीं हूं, मोम का तो नहीं हूं। सामने वाला मेरे साथ छेड़छाड़ न करे तो मैं भी न करूंगा, और वह करता है तो मैं क्यों न करूं। इस प्रकार के विरोधी विचार आदमी में पैदा होते रहते हैं। तब आदमी के मन में एक चिंतन उठता है कि मन कितने हैं, कितने मन है। एक मन कहता है ये काम करूं, और दूसरा मन कहता है कि वह काम करूं। एक मन कहता है कि ये काम करूं, तो दूसरा मन कहता है कि ये काम न करूं। कितने मन है? शायद हर व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा और हर व्यक्ति यह सोचता होगा
कि कितने मन है पता नहीं लगता, पता नहीं लगता। बहुत मन है आदमी के। बिल्कुल अहिंसा के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के मन में कभी कभी विचार आ जाता है हिंसा करने का, और बिल्कुल हिंसा के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के मन में कभी कभी विचार उठ जाता है अहिंसा का। हिंसा के मार्ग पर चलने वाला अहिंसा की बात सोच लेता है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला हिंसा की बात सोच लेता है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाला अब्रह्मचर्य की बात सोच लेता है, और अब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाला ब्रह्मचर्य की बात सोच लेता है। कितने विरोधी भाव हमारे मन में पैदा होते रहते हैं। सहज ही प्रश्न होता है कि आदमी के मन कितने हैं पता नहीं लगाया जा सकता। भगवान महावीर ने कहा, एक बहुत सुंदर सूत्र है उनका, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये पुरुष अनेक चित्तों वाला है। मन तो एक ही है, मन दो नहीं है। चित्त अनेक हैं, चित्त अनेक और मन एक। मन अनेक नहीं है। मन बेचारा क्या अनेक होगा? वह तो हमारा वाहन है, एक यंत्र है, काम करने का एक साधन है। वह अनेक कैसे होगा? ये हमारे चित्त अनेक होते हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां अनेक होती हैं। चित्त में नाना प्रकार की वृत्तियां जागती हैं, नाना प्रकार के चित्त जागते हैं और मन अनेक बन जाते हैं। मन अपने आप में एक होता है चित्त की वृत्तियों के कारण, और चित्तों के कारण मन भी अनेक जैसा प्रतिभासित होने लग जाता है। अनेक हैं हमारे चित्त। फ्रायड ने ठीक कहा था कि मनुष्य का मन एक हिमखंड जैसा होता है। हिमखंड का बहुत सारा भाग समुद्र में छिपा होता है, केवल थोड़ा सा ऊपर का सिरा दिखाई देता है। जितना दिखाई देता है हिमखंड उतना ही नहीं है, यह आइसबर्ग उतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है। दिखने वाला छोटा और न दिखने वाला बहुत बड़ा, ज्ञात छोटा और अज्ञात बहुत बड़ा। युंग ने मन की तुलना एक महासागर से की है। मन एक महासागर है, उसमें ज्ञात मन केवल एक द्वीप जैसा है, अज्ञात मन महासागर जैसा, और ज्ञात मन बीच में होने वाले एक द्वीप जैसा, छोटे टापू जैसा है। हम लोग अपने सारे व्यवहारों की, आचरणों की व्याख्या ज्ञात मन के माध्यम से करना चाहते हैं। यह कभी संभव नहीं होता, कभी सच्चाई नहीं होती। केवल ज्ञात मन के द्वारा जो व्याख्या की जाएगी वह अधूरी होगी, भ्रांत होगी, मिथ्या होगी। जब ज्ञात और अज्ञात दोनों मनों की समष्टि करेंगे तो संपूर्ण व्याख्या होगी। जिस मन के लिए, अज्ञात मन के लिए फ्रायड ने डेप्थ साइकोलॉजी की व्याख्या की। डेप्थ साइकोलॉजी में केवल ज्ञात मन की व्याख्या नहीं होती, अज्ञात मन की व्याख्या होती है। प्रत्येक व्यवहार के लिए अज्ञात मन की व्याख्या होती है कि मनुष्य का व्यवहार अज्ञात से हो रहा है, ज्ञात मन के द्वारा यह ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। आज के मनोविज्ञान ने जो अवचेतन मन की व्याख्या की, वे व्याख्या हमारे यहाँ के प्राचीन दर्शनों ने, भारतीय दर्शनों ने कर्मवाद के आधार पर की, सूक्ष्म चेतना के आधार पर की, चित्त के आधार पर की। मनोविज्ञान में
मन और चित्त दोनों में भेद नहीं किया गया, किंतु जैन दर्शन में ये बहुत स्पष्ट भेद किया गया है कि मन एक अलग वस्तु है और चित्त अलग वस्तु है। मन अचेतन है और चित्त चेतन है। मन ऊपर का हिस्सा है जो चित्त का स्पर्श पाकर चेतना जैसा प्रतीत होता है, और चित्त हमारे भीतर की सारी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। अज्ञात मन, अवचेतन मन को चित्त कहा जा सकता है और ज्ञात मन को मन कहा जा सकता है। राजा के मन में यह विरोध चल रहा था। एक मन कहता था कि आम के ओर जाऊं, दूसरा मन कहता था कि न जाऊं। ये एक बड़ा जटिल व्यवहार होता है जहाँ दो विरोधी विचारधाराएं एक साथ एक व्यक्ति के मन में पैदा होती है, और ये बहुत सताती है, बहुत व्यक्ति को परेशान करती है कि एक मन एक बात कहता है, दूसरा मन दूसरी बात कहता है और तीसरा मन तीसरी बात कहता है। बड़ी समस्या पैदा होती है। इस व्यवहार की व्याख्या केवल ज्ञात मन के आधार पर नहीं की जा सकती। राजा के अंतःकरण में, उसके चित्त में अव्रत था, अविरति थी, आकांक्षा थी। आकांक्षा की प्रेरणा हो रही थी कि अच्छा देखूं, अच्छा सूंघूं और अच्छा खाऊं। ये प्रेरणा बहुत गहरे से आ रही थी, बहुत भीतर से आ रही थी। और जो ज्ञात मन था वह यह निर्णय दे रहा था कि वैद्य ने मना की है कि आम नहीं खाना है, तो फिर मुझे क्यों आम के पास जाना चाहिए। काफी देर तक संघर्ष चला। आखिर ज्ञात मन विजयी हुआ। राजा के पैर आम के पेड़ों की ओर बढ़ चले। मंत्री ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? आपको वहां नहीं जाना है। आप कैसे जाएंगे वहां? अच्छा नहीं है। जिस गांव में जाना हो उस गांव का रास्ता भी नहीं पूछना चाहिए। जिस दिशा में नहीं जाना हो उस दिशा में हमारे कदम नहीं बढ़ने चाहिए। इधर चले, बहुत बढ़िया बढ़िया वृक्ष, उनकी ठंडी छाया में बैठेंगे। राजा बोला, मंत्री तू भी अतिवाद कर रहा है। बहुत लोग अतिवादी प्रवृत्ति में चले जाते हैं। ये अतिवाद नहीं होना चाहिए, हमें मध्यम मार्ग से चलना चाहिए। वैद्य ने कहा आम नहीं खाना, कहाँ खा रहा हूँ, खाने कहाँ जा रहा हूँ? क्या वैद्य ने यह भी मनाही की कि आम की पेड़ की छांव के नीचे भी नहीं बैठना है? यह तो मनाही नहीं की है। तो फिर क्यों मुझे रोक रहे हो, क्यों टोक रहे हो? मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे पीछे सरका रहे हो। चलेंगे। अब मंत्री का काम तो परामर्श देना था, समझाना था। न माने तो आखिर तो स्वामी तो राजा था, मंत्री बेचारा क्या कर सकता था। राजा चला और देखा एक बहुत बढ़िया आम, बहुत गहरा घना छाया हुआ आम, आमों से लदा हुआ। राजा जाकर बैठ गया। ठंडी छाया, कैसा अच्छा लगता है। तुम तो मुझे मनाही कर रहे थे, देखो कितनी गहरी छाया। दूसरे पेड़ों की इतनी गहरी छाया नहीं होती, आम बड़ा गहरा होता है, बड़े पत्ते बड़े बड़े होते हैं। क्या ये छोटे छोटे नीम के पत्ते इतनी गहरी छाया बेचारे कर पाएंगे? देखो कितनी गहरी छाया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रशंसा की। बैठा है। मंत्री देखो फल कितने अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितने पके हुए, कैसा रंग है, बड़ा बढ़िया रंग लग रहा है। मंत्री बोला, महाराज क्यों व्याख्या करते, आपको मतलब ही नहीं इससे, क्यों ध्यान देते हैं? ये ध्यान जाना अच्छा नहीं है। राजा फिर बोला कि तुम तो बहुत अतिवादी हो, ये जो ज्यादा सयाने लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि आदमी को बिल्कुल बांध देते हैं, जकड़ देते हैं, कहीं भी स्वतंत्रता के लिए अवकाश नहीं रहने देते। क्या आम मुझे नहीं खाना है तो इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि आम की व्याख्या करूं, अच्छे को अच्छा बताऊं? क्या यही
परतंत्र हो गया मैं, इतना तो नहीं होना चाहिए। क्या करे, बैठा है, गुणगान कर रहा है, बातें कर रहा है, और भीतर ही भीतर में एक तरंग उठ रही है कि देखो क्या हो गया, आज जी भर कर आम खा लेता, पर ये सारे के सारे मनाही कर रहे हैं। अरे यही नहीं, ये बाहर का मंत्री नहीं, ये दूसरे लोग नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मेरे भीतर से भी एक आवाज आ रही है कि आम नहीं खाना है। ये और संकट पैदा हो गया। बहुत बार लोग कहते हैं अंतर की आवाज है, भीतर की आवाज है, आत्मा की आवाज है। ये कहाँ की आत्मा की आवाज है? ये हमारी भीतर में डाली हुई आवाज है जो बाहर फूट पड़ती है। राजा बड़े द्वंद्व का अनुभव कर रहा है। योग ऐसा बना, राजा बैठा है, पालथी मारे, दाल पक आम बिल्कुल पक गया। अब पकने के बाद तो उसे छूट जाना चाहिए। कच्चा हो तब तक तो पेड़ पर रहना चाहिए, पकने के बाद छूट जाना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए यह होता है, कच्चा हो तब तक तो जुड़े रहना चाहिए, पक जाए तब छूट जाना चाहिए। कच्चा आम टूट जाता है तो निकम्मा हो जाता है, पककर टूटता है तो दूसरों के लिए उपयोगी बन जाता है। एक आम टूटा, वृंत स्लथ हुआ और सीधा राजा की गोद में आकर पड़ा। राजा ने उठाया, उठाकर और देखने लगा। मंत्री ने हाथ पकड़ा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? अरे खा थोड़ा ही रहा हूं, मैंने तो बुलाया नहीं, बिना बुलाया आ गया। अब बिना बुलाया कोई अतिथि आ जाए तो क्या धक्का दिया जाए उसको? बुलाए न बुलाए तो व्यक्ति की इच्छा की बात है, पर बिना बुलाए जो आ जाए, क्या मेरा ये काम होगा कि फेंक दूं उसे? मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम साक्षी हो। मैं उठा नहीं, मैंने आम तुड़वाया नहीं, गिरवाया नहीं, पर अपने आप टूटकर आकर मेरी गोद में गिरा। तुम्हारी गोद में तो नहीं गिरा, तुम्हारी गोद में गिर जाना चाहिए था, पर तुम्हारे मन में आम खाने की भावना है, तुम्हारी गोद में नहीं गिरा। मुझे नहीं खाना है तो मेरी गोद में गिरा। तुम इस नियम को नहीं जानते कि जो आदमी चाहता है उससे हर वस्तु दूर भागती है, जो नहीं चाहता है उसके आसपास अपने आप आ जाती है। ये तो दुनिया का नियम है। मैंने तो इस सार्वभौम नियम का पालन किया, मैंने चाहा नहीं, अपने आप टूटकर मेरी गोद में आकर गिर गया। नहीं खाऊं, पर क्या देखने से भी रहा, सूंघने से भी रहा। कितना मोहक, कितना आकर्षक, इसे देखूं भी नहीं। इतनी भीनी भीनी गंध आ रही है, क्या इसे सूंघूं भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? राजा सूंघ रहा है, इधर उधर कर रहा है। अब भीतर में तो एक आग उठ रही है, लपटें उठ रही है, पता नहीं कैसे रोक रहा है। अगर मंत्री का नियंत्रण सामने नहीं होता, अगर दूसरे लोगों का नियंत्रण नहीं होता, तो आम तो कभी का उदरस्त हो जाता, कभी का पेट में चला जाता। पर वह थोड़ा बहुत नियंत्रण काम कर रहा है। नियंत्रण भी बहुत काम करता है, बाहरी नियंत्रण भी बिल्कुल बेकार नहीं होता, बाहर का अनुशासन भी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, काम करता है। आदमी संकोच के साथ बुराई से बच जाता है, काम कर रहा है। पर जब भीतर की आग बहुत प्रबल होती है तो बाहर का नियंत्रण भी बेकार होने लग जाता है। इतनी देर तो राजा ऐसे ऐसे उलटता पलटता रहा और आखिर मुंह के पास ले जाने लगा।
लंबी है, आगे बढ़ती है। हमें कहानी से पूरा मतलब नहीं, हमारा मतलब इतना ही है कि मन की ये विरोधी धारणाएं, विरोधी प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं और व्यक्ति बड़ा उलझन में फंस जाता है। क्या करूं, किस मन की बात मानूं? पहले मन की बात मानूं, दूसरे मन की बात मानूं या तीसरे मन की बात मानूं? जैसे एक आदमी भाषण देता है, 3 भाषण देता है। पहले तो कुछ सोच समझ कर आता है कि मुझे क्या बोलना है। तो एक तो पहले का भाषण, तैयारी का भाषण, दूसरा बोलते समय का भाषण है, और तीसरा ये बात कहता तो और अच्छा रहता, ये बात छूट गई, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। तीसरा बाद का भाषण। एक पहले का भाषण, दूसरा मध्य का भाषण और तीसरा बाद का भाषण। वैसे ही हमारा चिंतन भी 3 प्रकार का होता है, 3 नहीं और ज्यादा होता है। मन न जाने कितने प्रकार का होता है। पहले एक प्रकार का मन होता है, बाद में दूसरे प्रकार का मन होता है। शायद प्रातः काल एक प्रकार का मन, मध्याह्न काल में दूसरे प्रकार का मन और सायंकाल तीसरे प्रकार का मन। रात के पहले पहर में चौथे प्रकार का मन, सोते सोते 5वें प्रकार का मन और जागते जागते 6ठे प्रकार का मन। यह तो बहुत मोटा विभाग मैंने कर दिया। 6 प्रकार का नहीं, 1 घंटा में इतना चक्का घूम जाता है कि घंटा में 100 प्रकार का मन बदल जाता है। कभी कभी सुबह मन होता है कि आज उपवास करूं तो बहुत अच्छा है, मन होता है उपवास करने का। जैसे ही 11 बजते हैं, रसोई की गंध आने लगती है और कोई न्योता आ जाता है, निमंत्रण दे देता है कि चलो भोजन करें। वितर्क उठता है, उपवास करना तो था पर आज नहीं, कल ही देखेंगे। बस थाली के सामने आकर बैठ जाता है। मन इतना जल्दी बदल जाता है। ये जो सारी मानसिक अनेकाग्रता, मानसिक परिवर्तनशीलता, मानसिक चंचलता का प्रश्न है, विविधता का प्रश्न है। यह हमारे लिए एक मोड़ है। यहां से हम अज्ञात की खोज में प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न का समाधान अज्ञात में होता है कि यदि सब कुछ ज्ञात मन ही करता तो इतने प्रकार नहीं होते। ज्ञात के सिवाय भी कोई दूसरी दुनिया है, हमारी अज्ञात की दुनिया, और अज्ञात की दुनिया में जाकर खोजने पर हमारे व्यवहार की व्याख्या हो सकती है। मैं मानता हूं आज के मनोविज्ञान ने इस अज्ञात की खोज कर और उसकी व्यवहार की व्याख्या की है। एक प्रकार से आत्मा की दिशा में प्रस्थान कर दिया, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की दिशा में प्रस्थान कर दिया। यदि मनोविज्ञान की यह व्याख्या नहीं होती, ये डेप्थ साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट हमारे सामने नहीं होता, तो शायद हम केवल ज्ञात दुनिया की बात करते, जो दिखाई देता, जो दृष्ट है, ज्ञात है, श्रुत है, उस सीमा में हमारी सारी की सारी परिक्रमा होती। किंतु इस अवचेतन मन की मीमांसा ने आदमी को बहुत गहरे में ले जाकर उतार दिया। हिमखंड उतना ही नहीं है जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये द्वीप ही सब कुछ नहीं है। द्वीप एक महासागर के भीतर बना हुआ है, एक भूखंड है। इस महासागर में उतरने, इस हिमखंड के तल में उतरने के बाद हमारी सारी अवधारणाएं बदल जाती है। एक अवधारणा बनी, आदमी वह होता है जैसी परिस्थिति होती है।
आदमी अपने आप में कुछ नहीं होता, जैसी परिस्थिति वैसा आदमी बनता है। यदि परिस्थिति को काट दें तो आदमी की व्याख्या नहीं की जा सकती। परिस्थिति के माध्यम से मनुष्य की व्याख्या होती है, जैसी परिस्थिति वैसा आदमी। ये परिस्थिति बाद इतना हावी हो जाता यदि अवचेतन मन की अवधारणा हमारे सामने नहीं होती। अवचेतन मन की अवधारणा हमारे सामने है तो परिस्थिति बाद अति परिस्थिति बाद नहीं बन पाता। सब कुछ परिस्थिति के कारण होता है, ये हमारी धारणा टूट जाती है। मैं मानता हूं आदमी परिस्थिति से सीखता है। आदमी का विकास परिस्थिति के आधार पर होता है। सम्राट अकबर ने एक महल बनाया, उसका नाम रखा गया शीश महल। जंगल में बनाया, एक प्रयोग के लिए बनाया, परीक्षण के लिए बनाया। ये परीक्षण की बात, प्रयोग की बात कोई नहीं है, पुराने लोग भी करते आ रहे हैं। वहां 5-10 औरतों को रखा जो गर्भवती थी। उन्हें कड़ा निर्देश दिया गया, एक भी माता बोलेगी नहीं, परस्पर बातचीत नहीं करेंगी। कड़े निर्देश, कोई आदमी बोल नहीं सकता। बच्चे पैदा हो गए, कोई बोला नहीं, कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे बढ़ते गए, 1 महीने के हुए, 1 बरस के हो गए, 2 बरस के हुए, 3 बरस के हुए, 5 बरस के हो गए। पर क्या? कुछ भी नहीं, केवल बस संकेत के सिवाय कोई भाषा नहीं, कोरा संकेत और कुछ नहीं। संकेत के सिवाय कुछ जानते भी नहीं। 50 वर्ष के भी हो जाएं और ऐसे वातावरण में रहें कि जहां सुनने को न मिले। कोई बच्चा बोल नहीं सकेगा, कोई जवान बोल नहीं सकेगा और कोई बूढ़ा हो जाने पर भी बोल नहीं पाएगा। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि कुछ बच्चों को शुरू से भेड़िया या दूसरे जानवर उठाकर ले जाते हैं, अपनी मान में पालते हैं। ये बच्चे भेड़ियों की तरह चलने लग जाते हैं। रामू भेड़िया की कहानी तो सुनी है, सब लोग जानते हैं। चारों पैरों से चलने लग जाते हैं, दोनों हाथों को भी अपना पैर बना लेते हैं, दौड़ते हैं, वैसे ही खाते हैं और वही भाषा बोलते हैं जो भेड़ियों की भाषा होती है। जिस जानवर के पास पलता है उसकी भाषा होती है, उसी भाषा में वह बोलता है। कोई भी मनुष्य सामाजिक वातावरण के बिना, सामाजिक परिवेश के बिना बोलना नहीं सीख सकता, भाषा नहीं सीख सकता। और भाषा नहीं सीख सकता इसका मतलब चिंतन करना भी नहीं सीख सकता। चिंतन करना नहीं सीख सकता इसका मतलब व्यवहार का परिष्कार करना भी नहीं सीख सकता। और व्यवहार का परिष्कार करना नहीं सीखता इसका अर्थ होता है कि हृदय परिवर्तन भी नहीं सीख सकता, आचरण को बदलना भी नहीं सीख सकता। व्यक्ति का परिवर्तन, व्यक्ति का बदलना, व्यवहार का बदलना, हृदय का बदलना, आचरण का बदलना, ये सारी बातें 2 आधारों पर होती है कि चिंतन है और भाषा है, स्पष्ट भाषा है। यदि भाषा का विकास किया होता तो आज गाय आदमी से पीछे नहीं रहती, भैंस आदमी से पीछे नहीं होती, शेर आदमी से पीछे नहीं होता। बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली हैं। ये बैल, ये सांड, ये भैंसे इतने शक्तिशाली हैं कि आदमी उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये हाथी और घोड़े
ये शेर चीते इतने शक्तिशाली हैं कि आदमी उनके सामने शक्ति की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। पर हो गया ये कि बेचारों को भाषा नहीं मिली और बेचारों का भाष चिंतन नहीं मिला। भाषा नहीं मिली, चिंतन नहीं मिला, सब ऐसे के ऐसे रह गए। आदमी वातावरण से सीखता है, भाषा को सीखता है। जो सामाजिक वातावरण में जीता है, माताओं को बोलते देखता है बच्चा, जो अपने आसपास में बातचीत को देखता है, बोलने का प्रयत्न करता है, बोल नहीं सकता, फिर भी छोटा बच्चा बोलने के लिए बड़ा कसमसाता है, बड़ी सारी शक्ति लगाकर बोलना चाहता है। पर जब तक स्वर यंत्र पूरा विकसित नहीं हो जाता, पूरा काम करने नहीं लग जाता, तब तक बोल नहीं पाता। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, एक एक शब्द को पकड़ना शुरू करता है और पकड़ते पकड़ते पूरा बोलने लग जाता है, पूरी भाषा को सीख लेता है। ये परिस्थिति के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण व्यक्ति भाषा को पकड़ता है, शब्दों को पकड़ता है और भाषावान बन जाता है, सभाषक बन जाता है। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, अभाषक और सभाषक। अभाषक जानता है पर बोल नहीं पाता, संवेदन करता है पर बोल नहीं पाता। सभाषक संवेदन करता है, जानता है और बोल भी देता है। एक जानवर की कोई चोट मारेगा, वह चिल्ला देगा, चिंचिया देगा, कुछ शब्द करेगा, पर कुछ भी नहीं कह सकेगा, कह नहीं सकेगा। और एक बिल्कुल छोटा प्राणी चींटी है, उसे आप चाहे कितने कष्ट पहुंचाए, वह बोल भी नहीं सकेगी। हो सकता है इधर उधर सरक कर टलने का प्रयत्न करे। और एक छोटा प्राणी वनस्पति का जीव है, वह न तो बोल सकेगा, न इधर उधर जा सकेगा, अपनी संवेदना को प्रकट कर देगा और उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है। किंतु एक बच्चे को अगर आप चांटा जड़े तो वह रोएगा, चिल्लाएगा, प्रतिरोध भी करेगा और कह भी देगा कि ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करते हो, मुझे क्यों मारते हो, क्यों पीटते हो। वह सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसके पास स्पष्ट भाषा है, और स्पष्ट भाषा है इसलिए वह सोचता भी है, चिंतन भी करता है। वातावरण से सबसे पहला जो विकास का एक सूत्र मिलता है वह है स्पष्ट भाषा। सामाजिक वातावरण के बिना भाषा नहीं आ सकती, सामाजिक वातावरण के माध्यम से ही हमें हमारी भाषा का विकास होता है। मैं मानता हूं कि परिस्थितिवाद व्यर्थ नहीं है। परिस्थितिवाद के बिना हमारे विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। मनुष्य की आज तक की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, सीखना, इस सारी व्याख्या के पीछे एक परिस्थितिवाद बहुत बड़ा काम कर रहा है। दो बातें हैं, एक हमारा संवेदन और एक हमारा सीखना। प्राणी में दो बातें होती है, ज्ञान और संवेदन। संवेदन स्वाभाविक है, वह सीखा नहीं जाता। किसी व्यक्ति को चांटा जड़ा, बच्चे की जड़ा, किसने सिखाया था कि दर्द होगा। चांटा जड़ा, दर्द होगा। चोट लगाई और दर्द होगा, किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। हमारे नाड़ी संस्थान की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही कोई बाहर से प्रहार हुआ और दर्द की अनुभूति होने लग जाएगी, संवेदना होने लग जाएगी। ये संवेदना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे सीखना जरूरी नहीं होता।
जैसे बच्चे को सिखाया जाता है 1 2 3 4, ये पहाड़े सिखाए जाते हैं, गणना सिखाई जाती है, अंक सिखाए जाते हैं। क्या चीनी मीठी होती है यह भी सिखाया जाता है। चीनी खाने में मीठी लगती है, क्या बच्चे को सिखाया जाता है कि देखो ये चीनी खाओ और ये मीठी लगती है? सिखाने की जरूरत नहीं। जीभ पर चीनी आएगी और अपने आप मिठास का अनुभव होने लग जाएगा। और बच्चे तो इस मामले में बड़ों से आगे हैं। चीनी का स्वाद लेने में बच्चे जितने आगे हैं शायद बूढ़े लोग भी उतने नहीं हैं। बूढ़े लोग, जवान लोग उतनी चीनी नहीं खाते जितना बच्चा चीनी खाना पसंद करता है। और शायद मांग भी ज्यादा होगी बच्चे की, चीनी की ज्यादा जरूरत है उसके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है चीनी की। सिखाने की जरूरत नहीं। संवेदना सिखाई नहीं जाती, बाहरी ज्ञान जाता है वह उससे प्रभावित नहीं होता। आदमी भाषा सीखता है, भाषा के बाद लिखना सीखता